श्री राहुल कसवा, समय हो गया पर पूछ लो शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर 33 साल पहले इस देश के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस होने शुरू हुए और मैम 33 साल के पश्चात भी स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वेस्टिंग कंट्री में उस पैमाने पे नहीं हम कम कर पाए जितना हमें सोचना चाहिए था। और साथ ही साथ में अगर आप ये देखें मैडम, मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि जो डेटा हमारे पास आप कलेक्ट कर रहे हैं, 2021 के अंदर 16 करोड़ बच्चे इस कंट्री के अंदर थे जो 5 साल की कम उम्र के थे। उसमें से हम सिर्फ आधे बच्चों का ही डेटा कलेक्ट करके एनएफएचएस के अंदर शामिल कर पाए। क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखती है कि जो आभा आईडी है, आधार बेस्ड हेल्थ अकाउंट, उस आईडी के मार्फत से इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का डेटा रखा जाए ताकि हम कंट्री को मॉलन्यूट्रिशन फ्री कर सकें? डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरेबल मंत्री जी। कल पर रखा गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ये बताने की कृपा करें, क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हाँ, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा दे और तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आई कठिनाई का ब्यौरा दे। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पे नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दें। माननीय सदस्य। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पे है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। भारत का जीएचआई स्कोर 27.3 है, जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। हालांकि भारत की रैंकिंग पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84 से पीछे है। हम इस वास्तविकता में हम क्या कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहां पर भारत पड़ोसी देश भी भारत से कहीं आगे हैं और मेड़घाट जैसे क्षेत्रों को सुधार कर सकते हैं, उनको न्याय दे सकते हैं, वहां का जो कुपोषित बालक है उनको मदद कर सकते हैं, जहां पे आए दिन काफी डेथ हो रही है। श्री अनिल कुमार यादव, मैदानदी, डिमांड टू इंक्लूड द मूसी रिवर in Hyderabad as part of the country's major river rejuvenation project. Thank you, Chairman sir, for allowing me to speak on demand to include Musi River in Hyderabad, Telangana under the central government scheme for rejuvenation of major rivers in the country. Sir, Musi नदी जिसे मुचकुंडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास सदियों पुराना है। विकाराबाद के अनंतगिरी के पहाड़ों से शुरू होकर ये नदी हैदराबाद के दिल से गुजरते हुए नलगोंडा के मिर्यालागुड़ा में कृष्णा नदी में मिलता है। सर, मूसी नदी सदियों पुरानी नदी है, जिसके तट पर हैदराबाद शहर निर्माण किया गया है। हैदराबाद का ऐतिहासिक चार मीनार भी इसी मूसी नदी के प्रांत में निर्माण किया गया है। आज से कई साल पहले मूसी नदी के द्वारा हैदराबाद शहर को पीने का पानी का व्यवस्था किया जाता था। कई हज़ार एकड़ पर किसान खेतीबाड़ी करते थे और हमारे मछुआरे भाई भी इसी नदी में अपना रोजी रोटी करते थे। लेकिन आज मूसी नदी का स्थिति ये है कि हैदराबाद शहर का जो पूरा कचरा है, हैदराबाद शहर का जो पूरा इंडस्ट्रियल केमिकल वाटर है, इसी मूसी नदी में डाला जा रहा है, जिसके कारण मूसी नदी आज एक नाले में तब्दील किया गया है। आज पूरे मूसी नदी के आसपास के जितने भी छोटे बस्ती है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ इस मूसी नदी के कारण वो हर साल बीमार होते हैं। आज जिस तरह से मूसी नदी का जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं पिछले सरकारों ने इसके ऊपर लापरवाही किया है, जिसके चलते आज मूसी नदी एक बड़ा नाला के रूप में हैदराबाद में तब्दील किया गया है। आज हमारी मांग है, हमारे
सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मूसी नदी के लिए फंड्स अलोकेट किया जाए ताकि वो मूसी नदी को दोबारा पुनर्जन्म किया जाएगा। लेकिन आज कई बार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी केंद्र सरकार से किसी तरह का भी समर्थन हमारे सरकार को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हुए मूसी नदी को कोई वहाँ पे डेवलप करने का मौका नहीं मिल रहा है। जब भी वहाँ पे मूसी नदी का डेवलपमेंट का बात किया जाता है, सारे लोग उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए बीजेपी के लोग सामने आके खड़े होते हैं। जब हैदराबाद शहर में इलेक्शंस होते हैं तो सारे बड़े नेता बीजेपी के वहाँ पे आके प्रचार करते हैं, लेकिन एक भी नेता वहाँ पे आके मूसी नदी के बारे में बात नहीं करता है। जो मूसी नदी हैदराबाद का दिल, हैदराबाद का रोजी रोटी था। आज हमारी मांग है केंद्र सरकार जल्द से जल्द मूसी नदी को भी यहाँ पे जो बजट के द्वारा पे उन्होंने समाप्त हो गया। माननीय सदस्य, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत मरीजों को गंभीर बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में भर्ती होने के पश्चात यदि ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए कार्ड को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव की आवश्यकता होती है। कई बार ऑपरेशन की अति आवश्यकता होने पर अस्पतालों द्वारा मरीजों से पैसे लिए जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं या कहीं से इंतजाम कर सकते हैं उसका ऑपरेशन हो जाता है, परंतु कई मरीजों पैसों के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। आपके माध्यम से मुझे मंत्री से जानना है कि ऐसे समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य, आयुष्मान भारत के तरह कई निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा देरी से भुगतान के कारण इलाज के लिए इनकार की जा रही है। इस समस्याओं को हल करने और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। Thank you, Speaker, sir. I would like to know whether the government has plans to include economically poor persons in addition to BPL card holders under the Ayushman Bharat Yojana, the steps taken to address the shortage of doctors, resources and infrastructure, and the number of hospitals currently empaneled under the scheme, state-wise data, and also, does the government have any plans to strengthen the infrastructure, facilities, and the doctors' availability, specialists in particular, to reduce burden on the prestigious AIIMS and NIMHANS institution? Thank you, Speaker, sir. May I know your first question? What was? Whether the government has plans to include economically poor persons other than the BPL card holders, sir. Shri Manikam Tagore. Sir, thank you, sir. The Jan Arogya Yojana is an important program, but it's alarming to know from the reply from the Honorable Minister that 1,114 hospitals are involved in the fraud. And the penalty for 1,504 hospitals has been levied. Suspension of 549 hospitals are there. Can the minister share the state-wise list of the hospitals which are on these three categories? And is there, can the government, can the minister provide the list of the hospitals in Tamil Nadu, which is in that list of fraud and suspension and penalty hospitals? Thank you, sir. I.B. Dundee. Sir, the fertilizers and chemicals Travancore Limited is a pioneer institution in the country which produces fertilizers and chemicals. It was established in 1943, right before the pre-independent movement. Sir, my specific question is, this particular institution has been a backbone of the farmers of the country, and many times it has come to loss. But for the last 4 years, we have made consecutive 4 years, we have made profit. So for the last 1 year, we don't have a CMD. CMD is not appointed. When there was a CMD, the institution went on very well. Also, sir, what
measures have been taken before the previous minister had promised a nano urea plant for the FACT. So will the measures be taken to implement the new nano urea plant? And sir, will the CMD be appointed very soon? Because it's a very critical unit which has been making profit for the country and providing a lot of fertilizers and chemicals to the farmers. JB Mathur Hisham, concerned over the rising use of narcotics, drugs among adolescents and young adults. Sir, thank you for the opportunity. Sir, this is a grave concern in Kerala. The adolescent young boys and girls are dripping into the drugs very at higher level. And I wish to draw the attention of 3 instances which has actually shocked the entire conscience of Kerala. One was an incident on a New Year's Eve. A 14-year-old boy killed a 30-year-old man when he was questioned on using drugs in public place. And the police also confirmed that the weapon belonged to the minor, which shows how the drugs have infiltrated to the deeper levels. Second instance was from Malappuram, where a son killed his own mother under drugs, and when police arrested, the boy smiled at the police, and that's a kind of the effect the drugs have in the youth. The third instance is a boy killed 3 members of a family from the neighborhood, again under the instance of drugs. So the escalation of drug-related crimes in Kerala is deeply concerning, and the number of cases under the narcotic drugs and psychotropic substances surged from 5,695 in 2021 to 26,619 in 2022, a nearly 5-fold increase. In 2002 alone, Kerala accounted for 27,545 drug-related arrests, representing 29.4% of India's total NDPS arrests. Recent data from the Kerala Police Department indicates that Ernakulam district alone recorded 8,567 narcotic cases from January 1st, 2023 to June 1st, 2024, the highest in the state. Overall, 41,531 cases were registered under the NDPS Act in the same period. Then NCB has further confirmed that high-intensity drugs like MDMA, LSD and cocaine are being trafficked into Kerala from international sources, worsening the crisis. A Kerala Excise Department survey indicates a sharp rise in drug demand among adolescents, further exposing the failure to control this menace. The Azad Foundation 2019 report highlighted nationwide increase in drug addiction, with a UN report estimating 1 million registered heroin addicts in India, while unofficial figures suggest over 5 million. So this has to be, this gravity of the situation in the country and also in Kerala. समय समाप्त हुआ माननीय सदस्य। आप बोले। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल demand to address the problems faced by farmers in Maharashtra. श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद महोदय जी। आज मला मराठीमधून बोलण्याची संधी मिळाली, त्याकरता मी आपले मनापासून आभार मानते। अत्यंत महत्त्वाच्या अशा कृषी विषयावर मला या ठिकाणी बोलायचं आहे। निसर्गाचा कोप आणि राज्यकर्त्यांची अनास्था यामध्ये सर्वाधिक जर भरडला जात असेल तर तो शेतकरी। एकीकडे अन्नदाता म्हणून त्याचा गौरव करता, परंतु शेतकऱ्यांच्या व्यथावर तोडगा काढण्यासाठी मात्र भरीव काहीच प्रयत्न होत नाहीत असं दिसून येतं। आणि त्यापेक्षा हिंदुस्थानापेक्षा जास्त महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त अडचणीत जर कोण असेल तर तो शेतकरी आहे। नापिकी, कर्जबाजारीपणा यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांना आज इतका अडचणी यायला लागलेल्या आहेत की त्यांना मृत्यूला सामोरं जाण्याशिवाय काही पर्याय उरत नाही। हे विदारक सत्य आहे आणि महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आत्महत्या झालेल्या आपण बघितलेल्या आहेत। आज महाराष्ट्रामध्ये 7.38 लाख
रुपयांची थकबाकी कालच वाणिज्य मंत्र्यांनी पार्लमेंटमध्ये डिक्लेअर केलं शेतकऱ्यांची आहे. लोकसभेमध्ये सांगितलं 2021 मध्ये महाराष्ट्र सरकारमध्ये जाहीर झालं की 1 रुपया भरा आणि पीक विमा मिळवा. आमच्या मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना असं वाटलं अरे 1 रुपयामध्ये आपल्याला पीक विमा मिळणार म्हणजे आपलं जरी पीक नाही आलं तरी पण आपल्याला खर्च त्याचा निघून येईल. परंतु दुर्दैवाने तसं झालं नाही. जवळजवळ 500 कोटीचा घोटाळा या पीक विम्याच्या स्कीममध्ये झालेला आहे. आणि हे मी म्हणत नाहीये, हे भारतीय जनता पक्षाचे त्यांचे आमदार म्हणतायत. हे मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतंय. सोयाबीन, कापूस, कांदा यासह अनेक पिकांच्या MSP म्हणजे हमीभाव याबद्दलची आश्वासनं कधी पूर्ण होणार हाचा प्रश्नाचा आम्ही उत्तराची वाट बघत आहोत. परंतु सरकारकडून त्याचं समाधानकारक उत्तर अजिबात मिळत नाहीये. यंदा सोयाबीनचं पीक तयार आहे, परंतु सोयाबीनला कारण काय सांगतात तर बारदाना नाहीये आणि बारदाना नाही म्हणून आम्ही सोयाबीन तुमचं घेऊ शकत नाही. ही सगळी मिलीभगत आहे अधिकाऱ्यांची आणि तिथल्या लोकांची. आणि त्यामुळे आज 8 दिवसाची मुदतवाढ दिली. काल त्याची मुदत संपली सोयाबीन खरेदी करायची. परंतु शेतकऱ्यांनी सोयाबीनसाठी रात्रंदिवस रांगा त्या सोयाबीन केंद्राच्या बाहेर लावलेल्या आहेत. लोकांचं सोयाबीन गेलं नाही. ज्या सोयाबीनला 6 ते 7 हजार रुपये भाव देऊ असं सांगितलं गेलं ते सोयाबीन आम्हाला 3800 ते 4500 रुपयापर्यंत द्यावं लागतंय. हे दुर्दैवाचं आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले होते. त्याचे पैसे भरून झाले होते. परंतु सौर ऊर्जा या प्रकल्पामध्ये जी येते त्याच्यामध्येही 1 वर्ष होऊन सुद्धा लोकांना अजूनही त्याची पूर्तता झालेली नाहीये. आणि शेतकऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन पाणी द्यावं लागतंय आणि पाणी देण्यासाठी रात्री शेतामध्ये जावं लागतं. त्यासाठी सुद्धा काळजी घेणं आवश्यक आहे. ट्रान्सफॉर्मरचा प्रश्नही अत्यंत अडचणीचा आहे. शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर्स मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. सर, वाढता उत्पादन खर्च झालेला आहे शेतीचा. खते, कीटकनाशके, अवजारे, यंत्रे, इंधन, मजुरी गेल्या 3 वर्षात 30 ते 50% वाढ झालेली आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्यामुळे हा तुम्ही जो अमृतकाळ म्हणताय तो अमृतकाळ आमच्या शेतकऱ्यासाठी विषकाळ आहे असं मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छिते. आणि सारखं जे AI बोललं जातं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शेतकऱ्यात समय समाप्त हुआ.